नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। वक्त तो चला है तेज रफ्तार खबरों का, तो आइए देखते हैं स्पीड न्यूज। भारी संख्या में वोटिंग। 12 राज्यों की 121 सीटों पर भारी संख्या में लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया। सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। जयपुर में भारी तादाद में पहली बार वोट करने वालों की भीड़ जुटी। लोगों का कहना है कि वो महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। जम्मू में वोट डालने पहुंचे 103 साल के बुजुर्ग ने लोगों से अपने मतों का इस्तेमाल करने की अपील की। वहीं बारामती में भी लोगों ने विकास को मुद्दा बनाकर वोट डाला। दिग्गजों ने डाला वोट। 5वें चरण के मतदान के बाद कई दिग्गज नेताओं की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। विदिशा में वोट डालने पहुंची बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने पहले मतदान फिर जलपान का नारा लगाया। राजस्थान की सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि सभी 25 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे जसवंत सिंह भी वोट डालने पहुंचे। पहली बार चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता नंदन नीलेकणी ने भी अपने मत का प्रयोग कर जीत का दावा ठोका। रालेगढ़ सिद्धि से वोट डालने पहुंचे अन्ना हजारे ने भी लोगों से वोट डालने की अपील की। जीत का भरोसा। बिहार की 7 सीटों पर दूसरे चरण के चुनाव के दौरान वोट डालने पहुंचे नेताओं ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने भारी बहुमत से जीत का भरोसा जताया। वहीं आरजेडी के उम्मीदवार मीसा भारती ने कहा कि रामकृपाल का हारना तय है, लेकिन कितने से हारेंगे ये फिलहाल कह नहीं सकती। लालू यादव और राबड़ी यादव ने भी अपने मतों का इस्तेमाल किया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वोट डालने पहुंचे। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार की सभी सीटों पर जीत का भरोसा जताया। मोदी को फिर घेरा। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के बहाने एक बार फिर नरेंद्र मोदी के विकास के दावों पर सवालिया निशान लगाया। छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली के दौरान राहुल ने कहा कि ये राज्य गरीब नहीं है। उनके मुताबिक कांग्रेस ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहती जहां सिर्फ अमीरों को फायदा हो। राहुल ने दोहराया कि गुजरात में कारोबारियों को 1 रुपए मीटर में जमीन दे दी जाती है और कहते हैं कि गुजरात चमक गया है। राहुल ने आरोप लगाया कि गुजरात में गरीबों को नौकरी नहीं मिलती, मगर अमीरों को जमीन जरूर मिल जाती है। मोदी का जया परवार। कन्याकुमारी की चुनावी रैली में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने सूबे की मुख्यमंत्री जयललिता और केंद्र सरकार पर प्रदेश की जनता की अनदेखी का आरोप लगाया है। मोदी ने कहा कि न तो जयललिता सरकार को यहाँ के लोगों की चिंता है और न ही केंद्र सरकार को, इसलिए सूबे का विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि जब डीएमके और एआईडीएमके एक दूसरे को खत्म करने में ही लगे रहेंगे तो विकास कैसे होगा। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस को अपने पापों की सजा भुगतनी होगी, उसे कोई नहीं बचा सकता। मोदी और जयललिता आमने सामने। तमिलनाडु में विकास के मुद्दे पर मोदी के निशाने पर आई मुख्यमंत्री जयललिता ने उन पर वार किया। गुजरात और तमिलनाडु की तुलना करते हुए जयललिता ने कहा कि उनका राज्य सभी मायनों में मोदी के सूबे से ज्यादा विकसित है। जयललिता ने आरोप लगाया कि गुजरात के बारे में कहानी गढ़ी जा रही है और वो पूरी तरह से झूठी है। उन्होंने कहा कि गुजरात में सिर्फ मार्केटिंग पर ध्यान दिया जाता है, जबकि तमिलनाडु में विकास पर। मोदी पर बड़ा हमला। बार बार रिकाउंटिंग मिनिस्टर कहे जाने के बाद पी चिदम्बरम ने नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए उन्हें एनकाउंटर सीएम का नाम दिया है। मोदी इज अ कंपल्सिव लायर। इफ ही इज कॉलिंग मी दैट, आई कैन कॉल हिम एनकाउंटर चीफ मिनिस्टर। मीसा पर केस। पाटलिपुत्रा से आरजेडी उम्मीदवार और लालू यादव की बेटी मीसा भारती पर चुनाव के दौरान ईवीएम तोड़ने का केस दर्ज किया। आरोप है कि मीसा बिक्रम थाना के डेहरी मतदान केंद्र के बूथ नंबर 34 पर पहुंचे और उन्होंने समर्थकों के साथ मिलकर ईवीएम तोड़ दी। उधर मीसा ने आरोप लगाया कि जब वो पोलिंग बूथ पर पहुंची तो वहां बाहर महिलाओं की लंबी कतार लगी हुई थी और अंदर 5 लोग फर्जी वोट डाल रहे थे। खुद को बेकसूर बताते हुए मीसा ने आरोप लगाया कि उनके साथ कुछ लोगों ने हाथापाई भी की। राहुल प्रियंका पर आरोप। अमेठी से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुमार विश्वास ने जान से मारने की धमकी मिलने का आरोप लगाया है। कुमार विश्वास ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर के जरिए ये खुलासा किया है। कुमार विश्वास ने कहा कि उन्हें जान से मारने की धमकी राहुल और प्रियंका के करीबी सहयोगियों की तरफ से दी गई है और इस धमकी के मद्देनजर प्रियंका ने आरोपी को बातचीत के लिए गेस्ट हाउस बुलाया। बता दें कि कुमार विश्वास अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय ने भरा नामांकन। वाराणसी सीट से नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए कांग्रेस नेता अजय राय ने गाजे बाजे के साथ अपना पर्चा दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने से पहले अजय राय ने रोड शो भी किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बाहरी बनाम स्थानीय का मुकाबला है। मोदी और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए अजय राय ने कहा कि बनारस में ऐसे तमाम लोग आते हैं और चले जाते हैं। उन्होंने दावा किया कि वाराणसी में मोदी को मुसलमानों के वोट तो क्या परछाई भी नहीं मिलेगी। अजय राय ने टिकट देने के लिए सोनिया का शुक्रिया अदा करते हुए जीत का दावा भी किया।
नौसेना के नए प्रमुख वाइस एडमिरल रॉबिन धोवन को भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के जोशी के इस्तीफे के करीब 2 महीने बाद ये नियुक्ति की गई है। 26 फरवरी को नौसेना प्रमुख डी के जोशी के इस्तीफे के बाद से ही आर के धोवन नेवल स्टाफ प्रमुख का पद संभाल रहे थे। बता दें कि रॉबिन धोवन 31 मई को रिटायर होने वाले थे, लेकिन अब वो और 2 साल तक भारत सरकार की सेवा करेंगे। टेलीकॉम कंपनियों को झटका। टेलीकॉम कंपनियों की मुश्किल बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीएजी ऑडिट के खिलाफ दायर कंपनियों की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निजी टेलीकॉम कंपनियां सेवा देने के लिए राष्ट्रीय संपत्ति का इस्तेमाल करती हैं, लिहाजा उनके फायदे और नुकसान का हिसाब सीएजी को भी देखना चाहिए। बता दें कि 6 जनवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों के खातों की जानकारी सीएजी को देने को कहा था, जिसके खिलाफ ये कंपनियां सुप्रीम कोर्ट चली गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत से इनकार करते हुए हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। और अब एक नजर चुनाव से जुड़ी हुई कुछ अहम खबरों पर। कांग्रेस ने बीजेपी नेता उमा भारती का एक पुराना वीडियो जारी किया है, जिसमें वो नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रही हैं। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने यह सफाई दी है कि ये कांग्रेस के मुद्दों से भटकाने की कोशिश है। कृषि मंत्री शरद पवार ने नरेंद्र मोदी के विकास के दावे को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि गुजरात का विकास हुआ है, लेकिन वो मोदी के वक्त में नहीं हुआ, बल्कि कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के दौर में हुआ। उधर पटना साहिब से बीजेपी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी की लहर बताते हुए पार्टी को 300 से ज्यादा सीटें मिलने का दावा किया है। साथ ही जीत के बाद जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं दूर करने का भी भरोसा दिया है। इधर बीजेपी से निकाले गए बाड़मेर से निर्दलीय उम्मीदवार जसवंत सिंह ने यह कहा है कि उनके क्षेत्र में कहीं भी मोदी की लहर नहीं है। जसवंत सिंह के मुताबिक उनके बेटे मानवेंद्र ने उनके लिए प्रचार नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने उसे पार्टी से निकाल दिया। मध्य प्रदेश की गुना सीट से चुनाव लड़ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी ने सिंधिया के मुकाबले ग्वालियर से जयभान सिंह पवैया को उतारा है। जेल में ही रहेंगे सुब्रत रॉय। सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों का पैसा लौटाने के लिए दिया गया सुब्रत रॉय का प्रस्ताव एक बार फिर से खारिज कर दिया है। सहारा के वकील ने कोर्ट को बताया कि सुब्रत रॉय की रिहाई के 3 दिन के भीतर 2500 करोड़ रुपए जमा कराए जाएंगे। इसके बाद 60 दिन के भीतर कम से कम 2500 करोड़ रुपए और जमा करेंगे और जितना ज्यादा हो सकेगा उतना ज्यादा जमा किया जाएगा। मगर कोर्ट ने इनकार करते हुए कहा कि प्रस्ताव को और बेहतर बनाकर लाएं, फिर विचार किया जाएगा। और आइए अब एक नजर डालें 2 मिनट में 10 और शहरों की खबरों पर भी। बोकारो में सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर नक्सलियों ने लैंडमाइन विस्फोट को अंजाम दिया। इस हमले में 4 सुरक्षाकर्मी और एक ड्राइवर भी जख्मी हो गया। घायलों में 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। भारत में आतंकवाद फैलाने के आरोप में सजा भोग चुके 2 कैदियों को वाघा सरहद के रास्ते पाकिस्तान भेज दिया गया। इन कैदियों के अलावा 19 मछुआरों को भी पाकिस्तान को सौंपा गया। बीएसएफ ने पंजाब के राजातार इलाके में सरहद पार से तस्करी करने की कोशिश में एक पाकिस्तानी तस्कर को मार गिराया। इस दौरान 8 किलो हेरोइन और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। कानपुर में केंद्रीय कोयला मंत्री और कानपुर के सांसद श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ लाल इमली मिल के मजदूरों ने प्रदर्शन किया। मजदूरों का आरोप था कि जायसवाल उन्हें वेतन दिलवाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रहे। दिल्ली में महिला कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी के घर के बाहर प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि स्वामी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। दिल्ली में मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को मिल सकती है। इस सिलसिले में शहरी विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा है। मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली पुलिस मेट्रो की सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ से ज्यादा सक्षम है। त्रिपुरा में किन्नर समाज के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जमकर जश्न मनाया। एक ऐतिहासिक फैसले में कोर्ट ने किन्नरों को तीसरे लिंग के तौर पर मान्यता दी है। भारत और पाकिस्तान के बीच पुंछ रावलकोट के जरिए होने वाले व्यापार में इजाफा हुआ है। जनवरी 2014 से मार्च 2014 के बीच करीब 150 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ है। पाकिस्तानी पॉप बैंड रागा बॉयज ने शिमला में अपने हुनर का जौहर दिखाया। इस कार्यक्रम का आयोजन दोनों देशों के युवाओं को एक दूसरे से जोड़ने के लिए किया गया था। हैदराबाद में मेट्रो रेल साइट पर हुए एक लॉरी से टक्कर में 2 मजदूरों की मौत हो गई। सुबह तड़के हुए इस हादसे में 2 मजदूरों और एक लॉरी ड्राइवर घायल हो गया। बाजार में उछाल। 3 दिन की गिरावट के बाद शेयर बाजार में आज तेजी लौटी और सेंसेक्स और निफ्टी करीब 1.5% बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 352 अंक चढ़कर 22,629 पर और निफ्टी 104 अंक चढ़कर 6,779 पर रहा। बैंकिंग, ऑटो और रियलिटी सेक्टर ने बाजार को मजबूती देने का काम किया।
कारोबार के दौरान दिग्गज शेयरों के साथ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी का रुझान रहा। हिंडाल्को, टाटा मोटर्स, अंबुजा सीमेंट, जिंदल स्टील और आईसीआईसीआई बैंक के शेयर चढ़े। एचडीएफसी बैंक और यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयरों में मामूली गिरावट रही। और आइए अब एक नजर डाल लें खेल जगत से जुड़ी कुछ अहम खबरों पर। T20 लीग में दिल्ली और बेंगलुरु का मुकाबला रात 8 बजे से शारजाह में खेला जाएगा। दिल्ली के कप्तान केविन पीटरसन इस मैच में उंगली में चोट के कारण नहीं खेल रहे। T20 लीग में शुक्रवार को 2 मैच खेले जाएंगे। पहला मैच चेन्नई और पंजाब के बीच शाम 4 बजे से अबू धाबी में खेला जाएगा, जबकि दूसरा मैच रात 8 बजे से हैदराबाद और राजस्थान के बीच होगा। और इधर कोलकाता की जीत में गेंद से अहम रोल निभाने वाले सुनील नरेन बने हैं हमारे आज के पैनासोनिक प्लेयर। नरेन ने 4 ओवर में 20 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए थे। और इधर रविवार को मुंबई में श्रीनिवासन के मुद्दे पर बीसीसीआई की आपात बैठक होने की संभावना है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीसीसीआई के करीब 10 संघ ये चाहते हैं कि बोर्ड सचिव संजय पटेल इस मुद्दे पर बोर्ड की बैठक बुलाएं। कोपा डेल रे कप रियल मैड्रिड ने जीत लिया है। रियल ने फाइनल मैच में बार्सिलोना को 2-1 से मात दे दी। मैच के अंतिम लम्हों में मैड्रिड की तरफ से गैरेथ बेल ने गोल कर टीम की जीत दिलाई। उधर रॉजर फेडरर अगले महीने फ्रेंच ओपन में हिस्सा नहीं लेंगे। दरअसल फेडरर पिता बनने वाले हैं, इसलिए वो अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। साइना नेहवाल ने अगले महीने कोरिया में होने वाली एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप से अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि नेहवाल दिल्ली में होने वाले थॉमस और उबर कप में हिस्सा ले रही हैं। तलाश जारी। दक्षिण कोरिया में हुए जहाज हादसे के बाद समुद्र में लापता हुए करीब 300 लोगों को ढूंढने की तलाश जारी है। इस बीच इस हादसे में मरने वालों की संख्या 9 हो गई है। नौसेना के अलावा तटरक्षक दल और हेलीकॉप्टर की मदद से लापता लोगों को ढूंढने का काम में लगाया गया है। हालांकि गुजरते वक्त के साथ लापता लोगों के जिंदा होने की उम्मीद कम होती जा रही है। प्रशासन की तरफ से अब तक 179 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। वहीं जहाज डूबने की वजहों की भी जांच की जा रही है। और वक्त हुआ है कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार ये माना है कि यूक्रेन में रूस के सैनिक थे। रूस के क्रीमिया पर कब्जे से पहले सादी वर्दी में रूसी सैनिक तैनात किए गए थे और ऐसा उन्होंने क्रीमिया के लोगों की मांग पर किया था। यूक्रेन के मेरिपोल में हुई मुठभेड़ में 3 हमलावर मारे गए और 13 इसमें घायल हो गए। करीब 300 हमलावरों ने नेशनल गार्ड बेस पर हमला किया था, जिसके बाद यूक्रेन की तरफ से सैन्य कार्रवाई की गई। सीरिया के ईसाई शहर मालूला से साल 2013 से अब तक 4000 लोग पलायन कर चुके हैं। हाल ही में सीरियाई सेना ने विद्रोहियों को खदेड़कर मालूला पर कब्जा किया है। चिली के वालपराइसो और शहर में लगी आग अब तक पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को लगी आग की वजह से यहां 15 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घर तबाह हो चुके हैं। आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने पाकिस्तान सरकार के साथ संघर्ष विराम को आगे नहीं बढ़ने का फैसला किया है। हालांकि तालिबान ने यह कहा है कि वो बातचीत जारी रखेगा। इस संघर्ष विराम की घोषणा 1 महीने पहले कर दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष बान की मून ने दक्षिण सूडान में अकाल पड़ने की आशंका जताई है। मून ने सूडान के हालात पर चिंता जताते हुए जल्द ही कारगर कदम उठाने की बात कही। और आइए अब एक नजर डाल लें मनोरंजन जगत पर। आमिर खान ने अपनी फिल्म पीके के लिए 2 हफ्तों तक सारे मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन के सभी शोज को बुक कर लिया है। पीके 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है। 1989 में रिलीज हुई आमिर खान की फिल्म राख फिर बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। फिल्म मई में रिलीज होने वाली थी, लेकिन चुनाव की वजह से रिलीज डेट टालकर जून कर दिया गया। रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा की फिल्म बॉम्बे वेलवेट अब 28 नवंबर को रिलीज होगी। ये फिल्म पहले 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी। मनोज बाजपेयी ने तिग्मांशु धूलिया की फिल्म 11 छोड़ दी है। सुनने में आया है कि मनोज के पास इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं है। अब तिग्मांशु खुद मनोज बाजपेयी वाले रोल में नजर आएंगे। 2015 में अक्षय की 2 फिल्में एक साथ बॉक्स ऑफिस पर टकराएंगी। विशाल भारद्वाज की फिल्म गब्बर और नीरज पांडे की अनाम फिल्म की रिलीज डेट 26 जनवरी रखी गई है।
क्रिकेटर दिनेश मोंगिया जल्द ही फिल्मों में कदम रख रहे हैं और अपनी पहली फिल्म में वो अमिताभ बच्चन के 70 के दशक के लुक में नजर आएंगे। ये एक कॉमेडी फिल्म होगी। जैकलिन फर्नांडिस और रितेश देशमुख एक बार फिर से फिल्म बैंगस्तान में साथ नजर आएंगे। दोनों इससे पहले दोनों फिल्म अलादीन और जाने कहां से आई है में साथ नजर आए थे।